गुड मॉर्निंग। आज हम अध्याय 17 गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा मुख्य बिंदु है गैसों में प्रसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैसों में प्रसार। गैस पदार्थ की एक अवस्था होती है। जैसे पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ठोस और दूसरा होता है द्रव। इन दोनों के अलावा तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। अब यहाँ पर ठोस जो होते हैं, ठोस के अणु जो है वो बहुत अधिक पास पास होने के कारण उनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो अधिक होता है। द्रव के अणुओं के मध्य जो आकर्षण है वो ठोस के अपेक्षाकृत कम होगा और गैस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो इन दोनों के अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। इस कारण से जैसे ही हम किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को ताप देते हैं, ताप देने का मतलब होता है कि हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं। हम ठोस या द्रव पदार्थ को यदि गर्म करेंगे तो इसमें प्रसार तो होगा, लेकिन ये जो प्रसार है वो सिर्फ उसके आयतन या आकार में परिवर्तन करने के लिए होगा, ना कि उसके दाब में परिवर्तन के लिए। मतलब ठोस और द्रव में यदि हम ठोस या द्रव में हम यदि ताप देते हैं या उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उन्हें गर्म करते हैं तो उसके प्रसार के अनुरूप दाब में परिवर्तन नगण्य माना जाता है। लेकिन यदि पदार्थ गैसीय अवस्था में है, अगर पदार्थ गैसीय अवस्था में है, उस समय हम इसे टेम्परेचर दें, गर्म करें तो इसमें प्रसार होगा और इसके साथ साथ ही वह उसके दाब में भी परिवर्तन करता है। अब यदि गैस के दाब में परिवर्तन होता है तो इसकी तीन अवस्था होती है। एक तो ताप अवस्था जिसको हम T से दर्शाते हैं, दूसरा होता है दाब अवस्था जिसको हम P से दर्शाते हैं और तीसरा होता है उसका आयतन। आयतन को हम दर्शाते हैं V से। ताप T से दर्शाएंगे, दाब को P से और आयतन V से। तो गैसों में जो प्रसार होगा उन गैस के प्रसार को हम ताप, दाब और आयतन इन तीनों राशियों के द्वारा हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब इनके साथ कंडीशन ये है कि हम इन तीनों राशियों में से किसी भी एक राशि को यदि स्थिर कर लें, अगर हम ताप को स्थिर करेंगे तो दाब और आयतन में परिवर्तन को दिखाएंगे। यदि हम दाब को स्थिर करते हैं तो ताप और आयतन में परिवर्तन को दर्शाएंगे। तो इसके अंतर्गत तीन नियम हैं। पहला नियम है ताप स्थिर अवस्था में है, ताप स्थिर है, समय दाब व आयतन में परिवर्तन। सेकंड, दाब स्थिर है, यदि दाब स्थिर है तो यहां पर उसके ताप व आयतन में परिवर्तन होगा। और थर्ड, यदि आयतन स्थिर है, आयतन स्थिर है, उस समय ताप एवं दाब में परिवर्तन होता है। तो ये तीन नियम होते हैं। इन नियम के अनुरूप अगर ताप स्थिर है तो दाब और आयतन में परिवर्तन होगा, यदि दाब स्थिर है तो ताप और आयतन में परिवर्तन होगा, और यदि आयतन स्थिर है ताप और दाब में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन एक निश्चित नियम के अनुरूप होगा। जैसे पहला यह है कि अगर ताप को हम स्थिर रखते हैं, उस समय यदि हम ताप स्थिर है उस समय दाब को बढ़ाएंगे तो दाब के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन होगा।
यदि दाब स्थिर करते हैं, दाब को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, और हम अगर किसी गैसीय पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो उसके अनुरूप उसके आयतन में परिवर्तन होता है। थर्ड यह है कि अगर हम किसी गैसीय पदार्थ के आयतन को स्थिर रखते हैं तो उस समय उसके ताप के अनुरूप उसके दाब में परिवर्तन होता है। इन तीनों के अतिरिक्त हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो दाब और आयतन में स्वतः ही परिवर्तन होता है। इस प्रकार ये होता है गैसों में प्रसार। अब गैसों में प्रसार के बाद लेते हैं हम बॉयल का नियम। बॉयल ने नियम दिया स्थिर ताप का अध्ययन करके। उन्होंने ये माना कि ताप स्थिर अवस्था में होगा, कोई भी गैसीय पदार्थ है उसका ताप स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैसों के प्रसार के संबंध में सबसे पहला नियम दिया रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने यह बताया कि यदि हम किसी गैस के ताप को स्थिर रखते हैं, गैस का ताप अभी स्थिर अवस्था में है, उस समय उस गैस के निश्चित द्रव्यमान, क्योंकि हम किसी पदार्थ का ताप स्थिर रख रहे हैं मतलब उसका द्रव्यमान हम निश्चित रखेंगे, निश्चित द्रव्यमान में अगर उसका आयतन परिवर्तित हो रहा है किसके सापेक्ष, ताप के सापेक्ष, तो उस समय उसका जो दाब है वो दाब में परिवर्तन आयतन के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होगा। तो V एंटी प्रोपोर्शनल 1/P। कहने का मतलब ये है यदि आयतन को हम अधिक रखेंगे या आयतन अधिक होगा तो दाब में कमी आएगी, और दाब अधिक होगा तो आयतन में कमी आती है। V इज इक्वल टू, यदि हम इस व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को बराबर में बदलते हैं, चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि यदि हम व्युत्क्रमानुपाती का जो चिन्ह है इसको यदि हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट, एक अचर राशि को नियतांक के रूप में लेते हैं। तो k एक क्या है, नियतांक है, k इंटू 1/P। तो यहाँ पर हो जाएगा PV इज इक्वल टू K, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं PV इज इक्वल टू K, इसका मतलब क्या है, अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन और उसके दाब का गुणनफल एक स्थिरांक या एक कांस्टेंट मान के बराबर होता है। यदि हम किसी गैस के दाब को गैस के निश्चित द्रव्यमान में का दाब, हम ये मानते हैं कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P1, P2, P3 डैश 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 तथा इसके संगत आयतन V1, V2, V3 डैश 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 है।
देखिए यहाँ पर मानते हैं कि गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P1, P2, P3 है और उसके संगत आयतन V1, V2, V3 है। तब यहाँ पर बॉयल के नियम से हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल है P2 V2 इज इक्वल P3 V3 इज इक्वल एक कांस्टेंट मान K के। मतलब यहाँ पे P1 V1 इक्वल होगा K के, P2 V2 भी इक्वल होगा K के और P3 V3 भी इक्वल होगा K के। अब यदि हम दाब और आयतन के मध्य दाब P तथा आयतन V इन दोनों के मध्य यदि हम एक ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो जब दाब P है और आयतन V है, इनके मध्य यदि हम एक ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर हम दाब लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे आयतन, तो दाब और आयतन के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ आयताकार अतिपरवलय हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर पॉइंट है P1 V1 और ये पॉइंट है P2 V2। दाब P और आयतन V के मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो वहां पर हमको ये जो ग्राफ है आयताकार और अतिपरवलय प्राप्त होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं, यदि ग्राफ दाब P और आयतन 1/V, मतलब जो संबंध बॉयल के नियम में हमको मिला है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन, यदि इन दोनों के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं तो इस समय ये दाब को दर्शाता है और ये दर्शाएगा 1/V, मतलब दाब जो है वो आयतन के उल्टे मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस समय हमको जो ग्राफ मिलेगा वो होगा एक सरल रेखा, क्योंकि दाब यदि कम हो रहा है तो उसके सापेक्ष आयतन में वृद्धि होगी और यदि आयतन को हम कम करते हैं तो उसके सापेक्ष दाब में वृद्धि होती है। इसलिए इनके मध्य जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो वो हमको हमेशा एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। अब इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि हम दो अलग अलग तापों के मध्य पहला टेम्परेचर रखते हैं T21 सेंटीग्रेड और एक टेम्परेचर रखते हैं T1 सेंटीग्रेड, दो अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं जिसमें T1 ग्रेटर है किसके, T2 के, ठीक है। यहाँ पर हम दो टेम्परेचर लेंगे, एक T21 सेंटीग्रेड और दूसरा लेंगे T1 सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो T1 की वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, T2 से। तो इस समय ये जो ग्राफ है इसमें जो बिंदु समान जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये हमारा सैद्धांतिक ग्राफ है और ये जो लाइन जो रेखाएं दिखाई दे रही, पूर्णांकित रेखा जो दिखाई दे रही है ये हमारा प्रायोगिक ग्राफ होता है। सैद्धांतिक ग्राफ कहने का मतलब जो हमारा सिद्धांत कहता है, जैसे बॉयल ने बताया था कि स्थिर ताप पर उसका आयतन द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो इस समय यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ प्राप्त होगा और यदि उसी ग्राफ को हम प्रयोग के माध्यम से खींचते हैं तो हमको ये वाला ग्राफ प्राप्त होता है। तो हमने दो अलग अलग तापों के लिए ग्राफ खींचा। सबसे पहला जो ग्राफ था T21 सेंटीग्रेड के लिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि ताप क्या रखेंगे, हमेशा कम ताप, और यहाँ पर कम ताप के सापेक्ष रहेगा दाब अधिक।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि बॉयल के नियम में यदि हम टेम्परेचर को कम रखेंगे तो दाब टेम्परेचर के सापेक्ष बढ़ जाएगा। तो कम ताप और अधिक दाब के लिए जो हमारा ग्राफ है, सैद्धांतिक ग्राफ और प्रायोगिक ग्राफ, इन दोनों के मध्य विचलन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अतः हम निष्कर्ष ये निकालेंगे कि कम ताप और अधिक दाब पर जो गैसें हैं वो बॉयल के नियम का पालन नहीं करेंगी। सेकेंड, अधिक ताप और कम दाब। तो जो हमारा T1 अनसेंटीग्रेड वाला जो ग्राफ है वो है अधिक ताप और कम दाब के लिए। यदि हम अधिक ताप लेते हैं और दाब कम करते हैं तो इस समय जो हमको ग्राफ प्राप्त होगा वो ग्राफ सैद्धांतिक ग्राफ और प्रायोगिक ग्राफ, इन दोनों के बीच अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों ग्राफ समान दिखाई दे रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब ताप अधिक हो और उस गैस का दाब कम हो तो उस समय मिलने वाला ग्राफ हमको समान रहता है। अतः ये कोई भी गैस अधिक ताप और कम दाब पर बॉयल के नियम का पालन करती हैं। ठीक, अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स ने स्थिर दाब के लिए नियम दिया। उन्हें बताया कि जब हम किसी भी गैसीय पदार्थ के दाब को स्थिर रखते हैं तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान यदि हम दाब स्थिर रखते हैं, स्थिर दाब पर यदि हम किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर दाब स्थिर है, स्थिर दाब की अवस्था में हम गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं। जैसे ही हम गैस के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे उसके आयतन में 0 अंश सेंटीग्रेड ताप के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। देखिए, स्थिर दाब पर यदि हम किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, मतलब यदि कोई गैस है उसका जो भी पहले टेम्परेचर होगा उसके टेम्परेचर से 1 अंश सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो उस समय उसका जो आयतन होगा वो पहले के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पहले किसी गैस का टेम्परेचर कितना था, 0 अंश सेंटीग्रेड। 0 अंश सेंटीग्रेड में उसका आयतन मान लो था 1। अब यदि हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं 1 अंश सेंटीग्रेड, मतलब 1 अंश सेंटीग्रेड इसके टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, तो पहले टेम्परेचर उसका 1 था तो इसका 1/273वां भाग मतलब 1 + 1/273 डिग्री इसमें वृद्धि होगी। तो चार्ल्स के नियम को हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना 0 अंश सेंटीग्रेड पर आयतन V0 होगा
और T1 सेंटीग्रेड पर आयतन V होगा। देखिए यहाँ पर यदि हम टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड रखते हैं तो उस समय आयतन क्या होगा, V0 होगा, और यदि हम टेम्परेचर T1 सेंटीग्रेड रखते हैं तो उस समय आयतन हो जाएगा V। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V0 1 प्लस 1/273 इंटू T सेंटीग्रेड। ये हमारा चार्ल्स का नियम है, जिसमें T सेंटीग्रेड पर उसका आयतन V है और 0 सेंटीग्रेड पर आयतन उसका V0 है। तो बाद का आयतन जो V है वो पहले के आयतन का 1/273 अंश बढ़ गया है। अब आगे देखते हैं गै-लुसाक के दाब का नियम। गै-लुसाक के दाब का नियम। अब यहाँ पर ये नियम होगा स्थिर आयतन पर। गै-लुसाक ने एक नियम दिया जिसके उसने अध्ययन किया था स्थिर आयतन पर। जब हम किसी गैस के आयतन को स्थिर कर दें, गैस का आयतन स्थिर हो गया, जैसे ही आयतन स्थिर होगा तब हम गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को यदि 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पर स्थिर आयतन है, अगर आयतन स्थिर है उस समय गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को यदि हम 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो यहाँ पर उसके दाब में, तो उसका दाब 0 अंश सेंटीग्रेड के दाब का, तो उसका दाब 0 अंश सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। स्थिर आयतन पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को यदि 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, अब तीसरे कंडीशन में जो हम तीसरा नियम पढ़ रहे हैं उसमें किस आयतन को स्थिर रखा गया है। तो यदि आयतन स्थिर है और उस समय हम गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को यदि 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं तब उसका जो दाब है पहले, मतलब उसके 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के पहले जो उसका टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर पर जो दाब है उस दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 0 अंश सेंटीग्रेड ये उसके पहले का टेम्परेचर है, अब हमने 1 अंश सेंटीग्रेड उसमें टेम्परेचर को बढ़ाया, तो 0 अंश सेंटीग्रेड पर जो उसका दाब होगा, मान लो दाब 1 है, 1 एटमॉस्फेयर ये इसका दाब है। कब? जब टेम्परेचर कितना है 0 अंश सेंटीग्रेड। अब यदि हम इसके टेम्परेचर को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तब इसका जो पहले का दाब है 1 एटमॉस्फेयर, इसका 1/273वां भाग यहाँ पर बढ़ेगा। ये होता है गै-लुसाक का नियम। इसको हम समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे माना 0 अंश सेंटीग्रेड पर, माना 0 अंश सेंटीग्रेड पर यदि दाब P0 है
हम ये मान लेते हैं कि पहले जो हम 0 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर लिए उस समय उस गैस का दाब कितना है, P0 है। अब जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब T सेंटीग्रेड पर इसका दाब कितना हो जाएगा, P हो जाएगा या P होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब पहले उसका दाब 0 सेंटीग्रेड पर P0 था, अब T सेंटीग्रेड पर उसका दाब क्या है, P है, तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा P0 प्लस P0 अपॉन 273 इंटू T। अब यहाँ पर देखो P0 दोनों में है, दोनों टर्म्स में है, मतलब यहाँ से हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा P0 1 प्लस 1 अपॉन 273 इंटू T। तो ये होता है गै-लुसाक के दाब का नियम। इसके बाद अगला टॉपिक है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कहने का मतलब इसको हम लेते हैं 0 सेंटीग्रेड, इस ताप को हम कहते हैं परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप वह ताप होता है कि जिस टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, परम शून्य ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर कि कोई भी अगर हम गैस ले रहे हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर कि उस गैस का जो आयतन है जिस टेम्परेचर पर शून्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, परम शून्य ताप। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं T इज इक्वल टू एक एवरेज मान होता है T का वैल्यू, यदि हम -273 सेंटीग्रेड रखें, टेम्परेचर यदि हम कितना रखें -273 सेंटीग्रेड, तो इसका मान इस मान पर गैस का आयतन अपने आप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आइए हम इसके आगे देखते हैं। हमने देखा था कि परम शून्य ताप क्या था कि वह ताप जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जब कोई गैस का आयतन अपने आप क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे टेम्परेचर का वैल्यू -270 सेंटीग्रेड। तो इसके लिए हम देखते हैं चार्ल्स के नियम से। इसके पहले हमने जो पढ़ा था चार्ल्स का नियम, उसमें हमने निकाला था V इज इक्वल टू V0 1 प्लस 1 अपॉन 273 इंटू T। ये हमने निकाला था चार्ल्स का नियम जब हमने देखा कि 0 सेंटीग्रेड पे उसका जो आयतन है 1 सेंटीग्रेड आयतन के 1/273 भाग बढ़ता है। तो यहाँ पर यदि हम T का वैल्यू T इज इक्वल टू कितना रख दें, -273 सेंटीग्रेड यदि हम यहाँ पर रखते हैं, तो V इज इक्वल टू V0 1 प्लस 1/273। अब T की वैल्यू रखेंगे -273 सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर 273 से 273 क्रॉस होगा। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं V इज इक्वल टू V0 1 प्लस माइनस हो जाएगा -1, तो 1 - 1 कितना होगा, 0, तो V0 इंटू 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब यहाँ जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, शून्य होगा।
होगा, मतलब टेम्परेचर कितना है -273 अंश सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का आयतन यदि शून्य होता है तो उस ताप को हम क्या कहेंगे, परम शून्य ताप कहते हैं। तो वो ताप कितना होगा, T का वैल्यू हो जाएगा -273 अंश सेंटीग्रेड। एक्चुअल में वास्तविक मान ये नहीं होता, वास्तविक मान इसका होता है -273.15 अंश सेंटीग्रेड, ये इसका वास्तविक मान है, लेकिन हम सिर्फ -273 अंश सेंटीग्रेड ही लेते हैं। अब देखते हैं हम केल्विन ताप। केल्विन ताप, इस ताप को हम परम ताप के बराबर मानते हैं। केल्विन ताप या इसको हम कह सकते हैं परम ताप। परम ताप कहने का मतलब होता है 0 अंश सेंटीग्रेड, क्योंकि अभी हमने निकाला था कि परम ताप जो है उस ताप पर किसी गैस का आयतन क्या होगा, शून्य होगा, अतः हम केल्विन ताप को ही क्या कहेंगे, परम शून्य ताप। तो केल्विन जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये माना कि -273 अंश सेंटीग्रेड ये जो ताप था जिसको हम परम शून्य, मतलब इस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो रहा है, अतः -273 अंश सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है इसको उसने 0 केल्विन के बराबर माना। -270 अंश सेंटीग्रेड को किसके बराबर माना, 0 केल्विन के। इस 0 केल्विन के बराबर मानकर उसने एक तापमापी बनाया या एक पैमाना बनाया। उस पैमाने का जो मान है उसका जो अंश है 1 अंश सेंटीग्रेड का पैमाना होता है, मतलब उसके बीच का डिफरेंस है, जैसे -273 अंश सेंटीग्रेड और इसके बाद ले लिया -272 अंश सेंटीग्रेड, इन दोनों के बीच 1 अंश सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस लेके उसने एक तापमापी, एक पैमाना बनाया और उसके आधार पर उस पैमाने को नाम दिया केल्विन पैमाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने -273 अंश सेंटीग्रेड को उसने माना कितना, 0 केल्विन के बराबर। अब यदि दोनों पक्ष में यदि 273 जोड़ दिया जाए, हम क्या करते हैं कि दोनों पक्ष में 273 जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा -273 प्लस 273 अंश सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 प्लस 273 केल्विन। तब यहाँ पर देखिए -273 प्लस 273 ये दोनों कैंसिल होगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0 अंश सेंटीग्रेड। तो 0 अंश सेंटीग्रेड किसके इक्वल होगा, 273 केल्विन के बराबर होगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हमारा जो 0 अंश सेंटीग्रेड का मान है वो किसके मान के बराबर है, 273 केल्विन के। मतलब जो हमारा सेंटीग्रेड पैमाना होता है, सेंटीग्रेड पैमाना में जो शून्य होगा वो हमारा केल्विन पैमाने में 273 के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम सेंटीग्रेड पैमाने में जब बर्फ का मान लेते हैं या बर्फ का गलनांक लेते हैं, बर्फ का गलनांक यदि हम सेंटीग्रेड पैमाने में लेंगे तो वो कितना होगा, 0 अंश सेंटीग्रेड, और यदि हम बर्फ का गलनांक केल्विन पैमाने में लेंगे तो वो होगा 273 केल्विन। अब यदि हम समीकरण 1 में दोनों पक्ष में क्या करें, टी प्लस करते हैं। समीकरण 1 में दोनों पक्ष में टी जोड़ने पर, यह हमारा समीकरण 1 है, इसमें हम दोनों पक्ष में टी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 अंश सेंटीग्रेड प्लस टी इज इक्वल टू आ जाएगा 273 प्लस टी।
केल्विन। तो देखते हैं कि जब 0 सेंटीग्रेड में हम T सेंटीग्रेड प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा टोटली T सेंटीग्रेड किसके इक्वल होगा, 273 प्लस T केल्विन के इक्वल होता है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। मतलब जो 0 सेंटीग्रेड का वैल्यू जो 273 केल्विन के बराबर था, यदि हम दोनों पक्ष में T का वैल्यू जोड़ दें या T टेम्परेचर उसमें जोड़ते हैं तो वो वैल्यू किसका निकलता है, T सेंटीग्रेड का 273 प्लस T। इसमें हम ले सकते हैं, मान लो हमारे पास सेंटीग्रेड पैमाने में यदि हमारे पास 32 सेंटीग्रेड है। अब यदि हमको इसको कन्वर्ट करने बोला जाए किसमें, केल्विन पैमाने में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 273 प्लस 32 केल्विन इज इक्वल टू 3 2 5 7 3 10, तो ये हो जाएगा 305 केल्विन। तो 32 सेंटीग्रेड का वैल्यू अगर केल्विन पैमाने में हम देखें तो आएगा 305 केल्विन। अब हम केल्विन पैमाने के आधार पर हम चार्ल्स के नियम की व्याख्या करते हैं। चार्ल्स के नियम की व्याख्या, चार्ल्स के नियम की व्याख्या करते हैं केल्विन ताप या केल्विन पैमाने के आधार पर। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि माना 0 सेंटीग्रेड पर यदि आयतन होगा V0 और T1 अंश सेंटीग्रेड पर यदि आयतन होता है V1, तो T2 सेंटीग्रेड पर आयतन V2 होगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार हम देखते हैं कि यदि 0 सेंटीग्रेड पर हम क्या देखते हैं, देखिए 0 सेंटीग्रेड पर V0 है और T1 सेंटीग्रेड पर कितना है, V1 है, तो T2 सेंटीग्रेड पर उसका आयतन कितना हो जाएगा, V2 होगा। तो चार्ल्स का नियम होता है V इक्वल टू V0 1 प्लस 1 अपॉन 273 इंटू T, ये होता है चार्ल्स का नियम। अब यदि हम टेम्परेचर कितना रखें, T1 रखें, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, V1 होगा। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा V0 1 प्लस 1 अपॉन 273 इंटू T1, ये होगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि यहाँ पर हम टेम्परेचर को T2 रखते हैं, जब टेम्परेचर T2 रखेंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, V2 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा V2 इज इक्वल टू V0 1 प्लस 1 अपॉन 273 इंटू T2, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर हमने T1 सेंटीग्रेड के लिए और T2 सेंटीग्रेड के दोनों के लिए दो इक्वेशन निकाले। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V0 1 प्लस 1 अपॉन 273 T1 अपॉन V0 1 प्लस 1 अपॉन 273 T2, ये हो गया। समीकरण 1 को हमने समीकरण 2 से भाग दिया तो यहाँ पर V0 से V0 कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 + 1/273 है, तो इसका एलसीएम होगा 273 इंटू 1 273 प्लस हो जाएगा T1 अपॉन, यहाँ पर भी 273 क्या है, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 273 प्लस T2, तो 273 से 273 कैंसल होगा। अब आगे हम देखते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 273 प्लस T1 अपॉन आ जाएगा 273 प्लस T2, तो ये हो जाएगा 273 प्लस T1 अपॉन 273 प्लस T2। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था केल्विन ताप। केल्विन ताप में हमने एक निकाला था, T इज इक्वल टू होता है, T ऑन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है 273 प्लस T। ये समीकरण हमने निकाला था कि T ऑन सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है, 273 प्लस T होता है, ठीक। तो इस कारण से ये क्या होगा, यहाँ पर V1 अपॉन V2, तो 273 प्लस T1 इज इक्वल टू हम रखेंगे यहाँ पर T1 और 273 प्लस T2 इज इक्वल टू रखेंगे हम यहाँ पर T2। तो ये जो T2 और T1 है, ये दोनों जो वैल्यू है T1 और T2, T1 व T2, ये परम ताप T1 व T2 के बराबर होगा। अतः हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि V1 बटे V2 बराबर है T1 बटे T2 के। V1 बटे V2 मतलब T1 ऑन सेंटीग्रेड पर आयतन और T2 ऑन सेंटीग्रेड पर आयतन, दोनों का जो अनुपात होगा वो परम ताप के अनुपात के बराबर होगा। अतः V प्रोपोर्शनल T मतलब आयतन अनुक्रमानुपाती है किसके, ताप के। कह सकते हैं कि हम कि स्थिर दाब पर जो आयतन है वो उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये तो हो गया चार्ल्स के नियम की व्याख्या। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे दाब के नियम, गेलुसाक का जो दाब का नियम था उसकी व्याख्या। अभी हमने देखा चार्ल्स के नियम की व्याख्या, अब इसी आधार पर हम गेलुसाक का दाब का नियम जो था, गेलुसाक के दाब का नियम, तो गेलुसाक के जो दाब का नियम था इसकी व्याख्या हम करते हैं। तो गेलुसाक के दाब के नियम में हमने स्थिर किसको रखा था, आयतन स्थिर था, इसलिए हम लेते हैं कि माना 0 ऑन सेंटीग्रेड पर, 0 ऑन सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर है, माना 0 ऑन सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं, हमारा आयतन कितना हो जाएगा, गैस का दाब हो जाएगा P0, क्योंकि यहाँ पर आयतन स्थिर है, इसलिए अगर हम 0 ऑन सेंटीग्रेड पर लेते हैं टेम्परेचर तो उसका दाब हो जाएगा P0। अब यदि हम T1 सेंटीग्रेड पर दाब देते हैं P1 और T2 ऑन सेंटीग्रेड पर दाब हो जाएगा P2। देखिए यहाँ पर 0 ऑन सेंटीग्रेड पर दाब P0 है, T1 सेंटीग्रेड पर दाब P1 है और T2 ऑन सेंटीग्रेड पर दाब कितना है, P2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P0 1 प्लस 1/273 इंटू T। ये हमारा क्या था, दाब का नियम था। अब यहाँ पर हम रखते हैं T1 ऑन सेंटीग्रेड के लिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर दाब लेंगे P1, P0 1 प्लस 1/273
273 T1। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर T1 है इसलिए इसका दाब भी कितना होगा, P1 होगा। सेम P2 इज इक्वल टू P0 1 प्लस 1 अपॉन 273 T2। तो यहाँ पर दाब P2 होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और इसको हम इक्वेशन देते हैं सेकंड। फिर से इक्वेशन फर्स्ट को, समीकरण पहले को हम समीकरण दूसरे से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, तो देखो जैसे ही हम समीकरण 1 को भाग देंगे 2 से, मतलब P1 अपॉन हो जाएगा P2 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा P0 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा P0 1 प्लस 1 अपॉन 273 T1 अपॉन P0 1 प्लस 1 अपॉन 273 T2। P0 से P0 कैंसिल होगा तो होगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 273 प्लस T1 अपॉन 273, फिर आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम 273, तो ये हो जाएगा 273 प्लस T2। तो 273 से 273 कैंसिल होगा तो यहाँ पर बच जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 273 प्लस T1 अपॉन 273 प्लस T2। तो हम जानते हैं केल्विन के पैमाने से कि T इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, T इक्वल टू होता है 273 प्लस T। इसलिए T जब यहाँ पर T था तो 273 प्लस T है, अगर यहाँ पर T1 है तो ये वैल्यू हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये जो T1 और ये T2 है ये दोनों परम ताप के बराबर होते हैं, इसलिए P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2। मतलब यहाँ पर जो दाब है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, ताप के। तो P प्रोपोर्शनल होता है T। तो हम कह सकते हैं कि जब आयतन स्थिर है उस समय दाब परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो आज हमने गैस के प्रसार, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक के दाब का नियम, परम ताप, केल्विन ताप के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।